So we will continue from question number 2.31 in this class and let's quickly begin. Before we begin एक बात बताना चाहता हूँ. See ये जो NCERT फिजिक्स है, फिजिक्स स्पेशली, आई एम नॉट श्योर अबाउट केमिस्ट्री दो. फिजिक्स के सॉल्यूशंस अगर तुम कोई भी वेबसाइट पे सिर्फ टाइप करो ऐसे सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर NCERT, तो हर वेबसाइट पे सॉल्यूशन मिलेगा, है ना. पहली चीज, आधे सॉल्यूशंस गलत है. अच्छे बड़े बड़े जो लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग ले लो, है ना. जैसे लेट मी टेक नेम्स, वेदांतु, बैजू, है ना. और कहाँ मिलेंगे सॉल्यूशंस? जहां भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, CBSE की वेबसाइट हो, इधर उधर बहुत सारी वेबसाइट्स है ना. तो भर भर के सॉल्यूशंस मिलेंगे. सब जगह कॉपी पेस्ट किए हुए सॉल्यूशंस है. एवरीवेयर द सॉल्यूशंस आर कॉपी पेस्टेड. वर्ड टू वर्ड सेम दिखेगा सारे सॉल्यूशंस का, है ना. सब ने गलत कॉपी किया, किसी ने देखा नहीं, क्योंकि शायद ये सॉल्यूशंस ना टीचर्स ने नहीं बना के डाले हैं शायद. यस, ये जो वेबसाइट लोग बनाते हैं ना, यहाँ से कॉपी करके उधर डाल, वहां से कॉपी करके उधर डाल, शायद टीचर्स लोगों ने वो सॉल्यूशन चेक भी नहीं किए हो, राइट. तो सॉल्यूशन सही नहीं है यार, ठीक है. क्योंकि मुझे किसी ने पूछा कि सर इसके सॉल्यूशंस का फाइल भेज दो वगैरह कहीं से, तो आई वाज लाइक कि कहीं से भी कॉपी कर लो यार, फिर चाहिए ही तो बहुत जगह मिल जाएगा, टाइप करो मिल जाएगा, लेकिन सॉल्यूशंस बहुत गलत मिलेगा. तो जिसने भी मुझे मांगा था सॉल्यूशंस का फाइल, मैं उसको मेरा वाला फाइल भेज दूंगा जिसमें हम सॉल्व करते हैं. यार वीडियो है यार, अपना खुद का नोट्स बनाओ प्लीज, ठीक है. एक एग्जाम्पल देता हूं मैं उन लोगों को बताने के लिए. मैंने स्पेशली एक कहीं से तो सॉल्यूशन डाउनलोड किया, और ये क्वेश्चन ले लो, क्योंकि अभी हम ये कर रहे हैं तो पहले ये ले लो, और प्लीज चेक कर लेना हर जगह इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, है ना, इसका या कहीं भी. फाइन. टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स, अच्छा आंसर केयरफुली, द क्वेश्चन इज आंसर केयरफुली. ओके. टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस Q1 and Q2 आर brought close to each other. Very important. They are brought close to each other. Is the magnitude of electrostatic force between them exactly given by this, where r is the distance between their centers. देखो दो स्फीयर है, ये एक ये दूसरा, इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है r. इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर चार्ज है Q2. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज Q1 Q2 अपॉन 4 pi epsilon naught r square. तो वो बोल रहे हैं इज दिस फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, और इससे कम होगा या ज्यादा होगा, है ना. प्लीज ये एक्टिविटी करना, ओपन द वेबसाइट कहीं से भी और इसका सॉल्यूशन देखना. द सॉल्यूशन वुड से दिस, मैं रीड कर रहा हूं कहीं से तो एग्जैक्टली, द फोर्स बिटवीन टू कंडक्टिंग स्फीयर्स इज नॉट एग्जैक्टली गिवन बाय दिस फॉर्मूला. एग्जैक्ट इतना फोर्स नहीं रहेगा. यस, not given by this expression, because reason देखो, there is a non-uniform charge distribution on the spheres. There is a non-uniform charge distribution on the spheres. भाई किसको पता, किसने बोला? yes, है तो सही नॉन यूनिफॉर्म, है ना, बट ये आंसर नहीं है यार उसका. ठीक है, तुम बोर्ड एग्जाम में लिख के भी आ जाओ देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये आंसर नहीं है उसका. ठीक है ना. पहली चीज तो ये समझ लो कि दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. मैं आंसर बता रहा हूं, दो रीजन बता रहा हूं, है ना. आंसर सही है, नो द फोर्स इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दिस. व्हाई? पहली चीज, दिस फॉर्मूला इज फॉर पॉइंट चार्जेस. यस, और ये पॉइंट चार्जेस नहीं है, ठीक है, दे आर स्फीयर्स. ठीक है. दूसरी चीज यार, उनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, देर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना. तो दो केस अज्यूम करता हूं, इसको हटा रहा हूं मैं. पहला पॉइंट लिख लेना कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है. दूसरा केस 1, एक चीज देखो, लेट्स से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1, कुछ भी हो सकता है ना यार, है ना. Q1 चार्ज है इसके ऊपर, और इसके ऊपर Q2 चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, हो सकता है कि नहीं. कुछ नहीं बोला है उन्होंने चार्जेस के बारे में. यस, अज्यूम करो कि लेट्स से पॉजिटिव चार्ज एंड दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर. जब ये दोनों एक दूसरे से क्लोज लाएंगे, क्या उनके बीच का डिस्टेंस r रहेगा?
नहीं, दे विल रिपेल ईच अदर। यस, जैसे ही लाओगे दे विल रिपेल ईच अदर, तो उनके बीच का आर बढ़ जाएगा। सो द आर इफेक्टिव और नेट इफेक्टिव इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर देन आर, हाँ कि नहीं? यस तो उस केस में फोर्स क्या हो जाएगा? चलो पॉइंट चार्जेस वाला तुम हटा भी दो, इन्होंने ये वाला दिया है फॉर्मूला, लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इफेक्टिव, जो आर से थोड़ा तो बड़ा रहेगा यार, हल्का सा बड़ा हो जाएगा, यस और नो? अब ये आर इफेक्टिव इज ग्रेटर, तो डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो इस केस में द फोर्स विल बी ग्रेटर देन द गिवन वैल्यू। इन दिस केस the force, actual force, yes, will be greater than the given value of force given by this particular formula, उससे ज्यादा रहेगा actual force तुम्हारा। yes, क्योंकि effectively radius उनके बीच का distance फट से बढ़ने वाला है, fraction of seconds में बढ़ जाएगा, ठीक है? तो actual force will be greater। second, इसको हटा रहो, second case देखो, suppose एक चार्ज पॉजिटिव है यार, अब इन्होंने Q1 Q2 दिया है, तो अज्यूमिंग कि दोनों पॉजिटिव है, लेकिन मुझे नहीं पता Q2 नेगेटिव भी हो सकता है ना। सी यार अलग अलग सिनारियो एक्सप्लेन कर रहा हूं तुमको, है ना? ये Q1 इसको पॉजिटिव ले लो फॉर एग्जांपल, यस, ये Q2 इसको नेगेटिव ले लो फॉर एग्जांपल। अब इनके बीच का डिस्टेंस है r एंड दे आर वेरी क्लोज, दे आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। तो जैसे ही ये पास में आएंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे फोर्स से, तो उनके बीच का जो इफेक्टिव रेडियस है वो कम हो जाएगा, यस और नो? इन दिस केस द रेडियस विल बी स्मॉलर देन आर, और द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी स्मॉलर देन आर, रेडियस नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बिकम लेस देन आर। सो एफ क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इफेक्टिव का स्क्वायर, यस और नो? अभी ये छोटा है तो फोर्स बड़ा हो जाएगा, सो इन दिस केस द एक्चुअल फोर्स विल बी ग्रेटर देन द फोर्स दैट इज गिवन इन दिस वैल्यू, है ना? तो एग्जैक्टली इससे इक्वल तो फोर्स रहने ही नहीं वाला, या तो कम रहेगा या तो ज्यादा रहेगा। ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बोला यार दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, है ना? अगर ये आर बहुत बड़ा रहता, यस लिसन, अगर ये क्लोज टू ईच अदर नहीं दिया होता यहाँ पे, यस इसको हटा रहा हूं, अगर ये क्लोज टू ईच अदर नहीं दिया रहता तो बहुत दूर होते। अगर ये दोनों बहुत दूर होते, अगर, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज फॉर दिस एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज फॉर दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर, है ना? अब भी या तो वो अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, लेकिन यार इतना थोड़ी ना करने वाले कि फोर्स चेंज हो जाएगा। अरे बहुत छोटा सा अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है? सो अगर बहुत दूर होते, लेकिन क्लियरली दे आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, और स्फीयर्स है, यस, तो ठीक है, वो जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आंसर गलत नहीं है ना? उनके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो है, करेक्ट, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन, ठीक है? तो सब जगह ये आंसर मिलेगा, फाइन। चलो एनीवेज, सो दिस वन इज डन। दूसरा देखो, इफ द कूलम्स लॉ इन्वॉल्व 1 अपॉन आर क्यूब डिपेंडेंस इंस्टेड ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर, वुड गॉस लॉ स्टिल बी एप्लीकेबल और ट्रू? कहीं पे भी इसका आंसर देख लो गाइस, जस्ट मैंने बिकॉज डाउनलोड किया है तो आंसर लिखा है नो, दैट्स इट, खत्म। अरे लेकिन क्यों? कहीं पे भी देख लो, मैंने 10 जगह के सॉल्यूशंस खोल के देखे, है ना, ताकि मैं उसको भेज पाऊँ सॉल्यूशन। उसने बोला कि यार भेज दो सर, तो मैंने बोला कोई तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भेज देते हैं, बट नहीं भेजा फाइनली बिकॉज दिस इज होपलेस, घटिया सॉल्यूशन है। सो नो, द डिपेंडेंस इज नॉट सेम, आई मीन सॉरी, बस इतना आंसर दिया है। और हमारा आंसर देख लो अभी, एक्सप्लेनेशन। इफ कूलम्स लॉ इन्वॉल्व 1 अपॉन आर क्यूब डिपेंडेंस, वुड गॉस लॉ स्टिल बी ट्रू? गॉस लॉ क्या बोलता है देखो, the electric field inside a closed electric field, है ना, closed electric field is given by q upon epsilon naught। yes, now what is the formula हमारा गॉस लॉ का? E dA, ऐसे लिखते हैं हम, E dot dA, yes or no, E dot dA
करेक्ट। अब स्पीयर है, लेट्स अज्यूम कोई भी एक स्पीयर ले लो फॉर एग्जांपल, यस। सो ये क्या हो जाएगा, ई बाहर आएगा इसके, यस, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, व्हाट विल इट बी, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यस। व्हाट इज ई, ई इज 1 अपॉन, एक सेकेंड, गड़बड़ हो गई, E is 1 upon, अरे 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square into 4 pi R square, yes। R square से R square कटा, 4 pi से 4 pi कटा, Q by E, Q by epsilon naught, वही तो हमारा फॉर्मूला है, यस और नो। लेकिन अगर कूलम्स लॉ क्यूब होता, डिपेंडेंस उसका आर क्यूब पे होता, तो यहां ई का फॉर्मूला क्या आता, ई के बदले हम डालते 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब, यस, मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, यस। स्फीयर के लिए कंसीडर किया मैंने, करेक्ट। तो 4 पाई से 4 पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, क्यू बाय आर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट R बच रहा है, ये तो है ही नहीं ना गॉस लॉ, राइट। तो गॉस लॉ होल्ड नहीं करेगा। Q ये समझ लो कि Q होल्ड नहीं करेगा, ठीक है ना। सो दैट इज वाई होल्ड नहीं करेगा। एक और वे है इसको एनालाइज करने का, क्लास 11th में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था, है ना। तो हमारा ये फॉर्मूला ले लो, यस, E डॉट डी ए, यस, is equal to Q upon epsilon naught. This is the formula of Gauss law. Fine. अब जब यहाँ पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे तो एरिया का, ये जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लोगे, यहाँ आर स्क्वायर लेके देखना, फाइन, एंड डू डायमेंशनल एनालिसिस ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड के डायमेंशंस और राइट हैंड के डायमेंशंस मैच हो जाएंगे, यस। लेकिन अगर तुम आर क्यूब पे डिपेंडेंस लेके करोगे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के डायमेंशंस मैच नहीं करेंगे, मतलब गॉस लॉ विल नॉट बी ट्रू, एंड दैट इज व्हाई ये 1 बाय आर क्यूब पे डिपेंड नहीं कर सकता, 1 बाय आर स्क्वायर पे ही डिपेंड करेगा, यस। क्वेश्चन नंबर सी, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज्ड एट रेस्ट एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, will it travel along the field line passing through the point? Yes and no, yes and no also, ठीक है। देखो, let us consider a uniform electric field, ठीक है, in this direction। अब मैं एक टेस्ट चार्ज को लेता हूं और टेस्ट चार्ज को यहाँ पे छोड़ देते हैं हम रास्ते में कहीं, तो वही क्वेश्चन वही पूछा है ना, if a test charge is released at rest at a point in an electrostatic field, तो ये टेस्ट चार्ज को यहाँ छोड़ दिया, सो देखो इधर की तरफ मूव करेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन स्ट्रेट। तो क्वेश्चन पूछा है विल इट ट्रेवल along the field line passing through that point, yes it will travel, यहाँ भी फील्ड लाइन रहेगी ना, तो इस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगा, यस। ये देखा है हमने, टेस्ट चार्ज ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा ऐसा, ये ऐसा 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 ऐसा, अब बताओ, अब एक टेस्ट चार्ज को लेंगे हम और यहां छोड़ देंगे ये फील्ड लाइन के ऊपर, तो वेयर विल इट ट्रेवल, इट विल ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ट्रेवल करेगा, यहां छोड़ दो तो इसके डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, हाँ कि नहीं। मतलब इट विल ऑलवेज ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, नहीं। इफ द फील्ड लाइन इज समथिंग लाइक दिस, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा कर्वी लेते हैं, टेंजेंशियल ऐसा, ये फील्ड लाइन है, ये दीज आर द फील्ड लाइंस, ठीक है, दीज आर द फील्ड लाइंस, ये और बनाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और एक टेस्ट चार्ज लिया हमने और उसको यहां पर छोड़ दिया, तो यहां पर वो कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, अलोंग द टेंजेंशियल पाथ, यस।
तो ये यहां से ट्रेवल करते 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 करे यहां आएगा, ठीक है ना। और यहां पे किधर ट्रेवल करेगा, इधर के डायरेक्शन में, along the tangent to this particular line, yes or no? तो पता नहीं कैसे ट्रेवल करेगा, it will definitely not follow the path of the electric field line, हाँ कि नहीं? So it will not travel along the field line. तो आंसर में लिखना, if it is a uniform electric field, yes, ऐसे लिख दो तुम, यूनिफॉर्म है तो it will always travel along the direction of field line. If the field is non-uniform, it will not travel along the direction of field line. खत्म. Yes, केसेस बताने की जरूरत नहीं है तुमको, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। डायग्राम्स बनाओ गाइस, सच में कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। तुमको अगर बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो ही शायद डायग्राम्स बनाते आए, प्लीज डायग्राम्स बना के रखो थ्रू आउट। अब से जितना फिजिक्स पढ़ोगे ना, अभी बोलो इंजीनियरिंग में थोड़ा फिजिक्स रहेगा, प्लीज डू इट, डायग्राम्स बनाओ। या व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड, work done by the field of a nucleus in a complete circular orbit of an electron? What if the orbit is elliptical? 0. अरे work done around a circular orbit is 0. work done in या over a closed path is 0. yes, तो elliptical भी closed path है, सर्कुलर भी क्लोज पाथ है, तो दोनों में वर्क डन 0 रहेगा। एनी क्लोज पाथ पे वर्क डन 0 है। डन। चलो नेक्स्ट, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। है क्या डिसकंटिन्यूअस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? चलो देखो, इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो डिसकंटिन्यूअस देयर? इसके तो शायद मैंने पढ़ाते हुए ग्राफ वाफ भी बना के दिए हैं ना। देखो ये है एक कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर, मैंने स्फेरिकल ले लिया, ठीक है। लेट्स से इसका रेडियस है r, यस। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, यस। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा कुछ तो, यस। और सरफेस से दूर दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीजिंग, yes, it will decrease, है ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा अगर मैं बनाना चाहूं तो? अगर हम ग्राफ बनाना चाहे ऑफ E वर्सेस द डिस्टेंस x, ठीक है, तो इनिशियली 0 रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 हियर, ऐसे अप टू अ डिस्टेंस ऑफ r तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, यस। और फिर एकदम से यहां से बढ़ जाएगा ऐसे, मतलब यहां बढ़ेगा ना, एकदम से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यस और नो। इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस? kq/r², करेक्ट, kq/r²। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा सरफेस के ऊपर, और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा। और एक चीज याद रखो, अच्छा चलो ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है, इज इट डिसकंटिन्यूअस? यस, कंटिन्यूटी पढ़ा है ना हमने। देखो ग्राफ टूट गया यहां से यहां, और फिर पेन उठा के मैंने ये ग्राफ बनाया, correct? So this graph is discontinuous. Is electric potential also discontinuous there? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी मैंने ग्राफ बना करके दिए हैं। यहां देखो, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V वर्सेस X, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? कंडक्टर बोला है तो हम कंडक्टर की बात करेंगे। कंडक्टर के अंदर द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट पोटेंशियल होता है अंदर, 0 नहीं होता। पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट होता है kq/r, है ना। सो जब तक कि वो यहां पर नहीं आ जाता एट अ डिस्टेंस r तक, यस, तब तक के द पोटेंशियल इज kq/r। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq/r² और पोटेंशियल होता है kq/r। सो द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ठीक है। कितना भी हो सकता है, 100 वोल्ट तो 100 वोल्ट कांस्टेंट रहेगा। जितना सरफेस पे रहेगा, लेट्स से सरफेस पे 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो अंदर पूरा हर पॉइंट पे 100 वोल्ट का पोटेंशियल रहेगा, और उसके बाद इट विल वेरी इनवर्सली, कम होते जाएगा। इज दिस कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस होता है, यस। सो दैट इज द आंसर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंटिन्यूअस।
इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसकंटिन्यूअस? तो नो, इट इज कंटिन्यूअस। चाहो तो ग्राफ बना करके आ जाओ, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर? सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस मतलब क्या? देखो, कैपेसिटर बनाने के लिए दो कंडक्टर चाहिए, दो प्लेट चाहिए ना, ये एक प्लेट फॉर एग्जाम्पल है ना, और ये दूसरा प्लेट फॉर एग्जाम्पल। लेकिन बोला अगर एक ही प्लेट है, सिंगल कंडक्टर है, तो इसके कैपेसिटेंस को के बारे में तुम क्या बोल सकते हो? व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर? तो इसका मीनिंग कुछ, अच्छा तुम बोलोगे सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं लेना है, कोई भी दूसरा, ठीक है, ये लो, ये कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर, इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, ये ले लो प्लस क्यू चार्ज, यस। अब ये प्लस क्यू चार्ज है, कहीं से तो आया होगा ना भाई, कहीं से तो आया होगा, तो हमने इस प्लस क्यू चार्ज को उठा के लाया है इंफिनिटी से, करेक्ट। इसका मतलब अगर ये एक टर्मिनल है कैपेसिटर का, ऐसे कनेक्ट करते हैं ना हम लोग, ऐसे इसको टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, टर्मिनल ए बी, तो अगर ये एक टर्मिनल है तो दूसरा टर्मिनल उसका इंफिनिटी पे रहेगा, ये उसका मीनिंग है। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस अप टू इंफिनिटी, सिंगल कैपेसिटर के केस में। यहां भी ये पॉजिटिव चार्ज है, कहां से लाया? dq 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 करके इंफिनिटी से उठा करके यहां पे लेके आया है चार्ज को, इंफिनिटी से उठा के, यस। तो यहां पे आंसर जो लिखना रहेगा वो लिखोगे क्या फिर? What meaning would you give to the capacitance of a single conductor? The meaning that we will give is the other plate, yes, the other terminal, यहाँ पे plate, यहाँ पे plate और यहाँ पे terminal, है ना? The other plate or other terminal is placed at infinity. This meaning you can give to it. Yes, the other plate or other terminal is placed at infinity. तो infinity पे उसका दूसरा एंड है, क्लियर है? हटा दे, ग्रेट। चलो, गेस अ पॉसिबल रीजन व्हाई वाटर हैज अ मच ग्रेटर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू 80, मतलब के की वैल्यू, देन माइका विच हैज जस्ट 6। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट यहां लिखना बहुत जरूरी होगा, वाटर is a polar compound, polar compound है ना, मतलब H2O, yes, H पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी एंड O पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, सो इट इज ऑलरेडी लिटिल बिट पोलराइज्ड, थोड़ा बहुत पोलराइज्ड है ऑलरेडी, सो इट इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एंड बिकॉज ऑफ विच इट हैज अनसिमेट्रिकल, और चलो उससे भी पहले सो इट हैज अ वेरी हाई डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट रहेगा ना उसका, डाइपोल बनता है ना, डाइपोल ऐसे ही सीखा है हमने, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज है ना, तो स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्जेस मिला करके डाइपोल बनता है, यस। तो इसका डाइपोल मोमेंट भी बहुत हाई होता है, यस। थर्ड पॉइंट यहां लिखना पड़ेगा, इसकी वजह से वाटर हैज अनसिमेट्रिकल स्पेस बिटवीन देम, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में इक्वल स्पेसिंग थोड़ी ना है, अनसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल जो भी बोलो, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यस। वेराज माइका में सब उल्टा है। पहला, माइका के लिए पॉइंट, माइका इज अ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, यस, उसका डाइपोल मोमेंट भी नहीं है, जीरो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल्स है ही नहीं उसके अंदर, यस। तो इसको ये भी बोला जाता है कि वाटर हैज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, यस, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और इसके अक्रॉस जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ना, लेट्स से ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल,
यहाँ ऑलरेडी स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ऑलरेडी स्लाइड नेगेटिव चार्ज है ना। और जब मैं इसको और पोलराइज करता हूँ, मतलब जब हम इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वेरी हाई पोलराइजेशन हो जाता है उसका, हाई पोलराइजेशन। आई होप ये दिख रहा है क्लियरली, हाई पोलराइजेशन हो जाता है जिसकी वजह से उसका डाइलेक्ट्रिक बहुत बढ़ जाता है। वेयर एज माइका को तो डाइपोल मोमेंट भी नहीं है, कुछ नहीं है, यस है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी वेरी ग्रेटर देन माइका, यस। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें परमानेंट डाइपोल होता है, परमानेंटली डाइपोल होता है, यस। देखो यार, बाकी चीजों को डाइपोल बनाने के लिए मुझे इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, है ना। अरे वाटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं चार्जेस, पोलर कंपाउंड है, और जब तुम और ज्यादा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करोगे तो बहुत हाईली पोलराइज हो जाएगा, एंड दैट्स द रीजन। समझ में आ रहा है? यस, हटा दे। सो इफ यू सी, बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए, 25 मिनट्स का सेशन हो गया, तो टाइम लगता है यार सिखाने के लिए, है ना। मुझे नहीं पता पब्लिक कैसे 50-50 क्वेश्चन 2-2 घंटे में करवा देते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। और तुमने पढ़ना भी नहीं चाहिए इस तरह से, टाइम लगा के पढ़ो, हर कॉन्सेप्ट समझो, सिर्फ फॉर्मूला नहीं लगाना है। इसीलिए तो बोलते हैं एनसीईआरटी ही जेईई मेंस होता है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाते लोग। जो टॉपर्स होते हैं ना, उनके इंटरव्यूज देखो, प्लीज देखो, थोड़ा सा कभी बोर होता है ना तो टॉपर लोगों के इंटरव्यूज वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत देखो, है ना, तो तुमको पता चलेगा कि हाँ यार, ये लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी में है। क्वेश्चन 32 नेक्स्ट, अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। यार ये तो कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं हमने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का। स्फेरिकल कैपेसिटर सीखा है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीखा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर नहीं सीखा। अभी बता दूंगा, डेरिवेशन नहीं, एटलीस्ट फॉर्मूला बता दूंगा, देखते क्या लगेगा। हैज 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स ऑफ लेंथ 15 एंड रेडियस दिस एंड दिस। कोएक्सियल सिलेंडर्स, चलो इसका कंस्ट्रक्शन बता देता हूं कैसे होता है, यहीं पे बताता हूं, थोड़ा स्पेस बनाया मैंने। अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर विथ 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स। यहां देखो, कोएक्सियल सिलेंडर्स मतलब ये है एक सिलेंडर और इसके बाहर ऐसा एक और सिलेंडर, ऐसा, यस। इसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो 0.15 मीटर लिख दूं। दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक का रेडिया है 1.5, यस, कैपेसिटर हैज 2 कोएक्सियल, तो रेडियस 1.5 एंड 1.4, ठीक है। तो इसका रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बढ़ेगा, ज्यादा रहेगा ना, यस। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कम है, मतलब एकदम क्लोज टुगेदर, 0.1 का डिफरेंस है उसमें सिर्फ, करेक्ट। एंड द आउटर सिलेंडर इज अर्थ, ये आउटर सिलेंडर है, इसका अर्थिंग कर दिया, ठीक है। एंड द इनर सिलेंडर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 3.5 माइक्रोकूलम, तो यहां पे 3.5 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज दिया, करेक्ट। तो इसकी वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, हाँ कि नहीं, काइंड ऑफ। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जाओगे, यस, तो बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव, यस और नो, करेक्ट। तो स्फेरिकल मिरर्स ने, स्फेरिकल कैपेसिटर्स का जो प्रॉब्लम था कि बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इसलिए हमने पैरेलल प्लेट बनाया, तो ये भी चल जाएगा यार फिर, है ना। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपेसिटर। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। एक कैपेसिटर बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, यस। नाउ अब इन्होंने बोला है चार्ज स्टोर किया है, बेसिकली अंदर वाले पे चार्ज स्टोर करके रखा है,
फाइन, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसका उसका कोई काम नहीं है फिलहाल, ये मैं कैसा होता है कैसा दिखेगा ये बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है देखो, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर, neglect end effect, that is bending of field lines at the end. yes, तो इसीलिए मैंने पैरेलल बनाई, हम लोग बाकी सब इग्नोर करेंगे, ये फील्ड लाइंस सीधी सीधी बना दी प्लस से माइनस की तरफ। यार ये जो कॉर्नर्स रहेंगे ना सिलेंडर के, उसकी वजह से ये फील्ड लाइंस थोड़ी सी बेंड होगी, बेंडिंग, यस है ना, तो हम इसको यूनिफॉर्म फील्ड कंसीडर करेंगे फिलहाल। अब सीधा सीधा फिलहाल के लिए फॉर्मूला लिख के रखो, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय log टू द बेस E ऑफ R1 बाय R2, yes, where R1 is the bigger radius and R2 is the smaller radius. R1 is greater than R2. This is the formula. सब कुछ है तुम्हारे पास, you have all the values, बस सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो यहां लिख लो C is equal to 2 into पाई की वैल्यू डाल दो, 2 into 3.14 लिखता हूं अभी के लिए, into एप्सिलॉन इज 8.85 into 10 raised to minus 12 into length 0.15 meter, L is the length of the cylinder, ठीक है। अब ये है log to the base E, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है log to the base 10 में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लिखते हैं 2.303 log to the base 10 R1 by R2, बस सिर्फ वही है। तो R1 कितना है 1.5 सेंटीमीटर ना, सो 0.15 मीटर अपॉन 0.1514, ऐसा ही आएगा। सो कन्वर्ट इनटू मीटर एंड जस्ट सॉल्व दिस नाउ। अब ये वैल्यू कहां से मिलेगी, लॉग ऑफ 0.1 बाय 0.14, वो लॉग टेबल से ले लेना, ठीक है, वो लॉग टेबल से ले लेना अभी के लिए, जस्ट बिकॉज टुडे आई हैव सॉल्यूशंस इन माय हैंड, यस। तो देखने के लिए चाहिए ना सॉल्यूशन, वो कंपैरिजन बता रहा था। सो मेरे पास इसका वैल्यू है जो मैं तुमको बता दूंगा, यस, अदरवाइज तुमको छोड़ देता मैं तुमको करने के लिए। सो ये जो लॉग वाला ये चीज है, इसका वैल्यू आ रहा है 0.0299, फाइन, और पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1.2 into 10 raised to minus 10 फैरेड। आज मुझे मेरा एक काम कम हो गया, बट दिस इज अ नाइस आइडिया टू राइट द आंसर्स, है ना। ये दिमाग नहीं चला मेरा कभी कि कहीं से तो सॉल्यूशन से वैल्यूज देखो, एटलीस्ट तुमको वैल्यूज मिलेगी, बट नहीं दूंगा मैं कभी भी, क्योंकि तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हा हा, क्लियर है। सो दिस इज द फॉर्मूला। और ये अच्छा, अब ये डेरिवेशन कहीं भी एक्सपेक्टेड नहीं है, बोर्ड एग्जाम में भी नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में शायद नहीं है। अगर होगा टेक्स्ट बुक में बाई चांस तो कोई देख के बता देना, मैं सिखा दूंगा इसका डेरिवेशन भी, बट नहीं है, फॉर श्योर नहीं, यस, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसका डेरिवेशन, राइट, तो नहीं रहेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो आ गया उसका कैपेसिटेंस, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, सो द कैपेसिटेंस ऑफ द एंटायर सिस्टम इज दिस। हटाओ इसको, यस। पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन, कुछ तो पूछा है, फाइंड द कहां गया, पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, Q by C। व्हाट इज द चार्ज ऑन इनर सिलेंडर, 3.5 into 10 raised to minus 6 कूलम, यस। और C की वैल्यू अभी अभी निकाली थी, कैपेसिटेंस कितना था भाई, 1 सेकेंड देख लेता हूं, 1.2 into 10 raised to minus 10 was the capacitance। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2.92 10 raised to 4 volts। So this is the potential on the inner cylinder। काम तमाम, समझा, करेक्ट, चलो ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। A parallel plate capacitor is to be designed, okay,
विद द वोल्टेज रेटिंग ऑफ 1 किलोवोल्ट। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है, इसका वोल्टेज होना चाहिए 1 किलोवोल्ट मतलब 1000 वोल्ट्स। यूजिंग अ मटेरियल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, मतलब इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 वाला मटेरियल भी डालना है, K is equal to 3. The dielectric strength of about this much. अच्छा, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है बताना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मटेरियल है ना, इसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? ठीक है, फ्यू थिंग्स फर्स्ट अंडरस्टैंड। अच्छा, ये यहां दिया है, देखो तो, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अ मटेरियल कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन। विदाउट ब्रेकडाउन कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो टॉलरेट कर सकता है विदाउट स्टार्टिंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू पार्शियल आयनाइजेशन। एक कॉन्सेप्ट देखो, ये सब टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं होता है ना, दिया हुआ पढ़ लेना तुम लोग, है ना। ये क्वेश्चंस में ही बतानी पड़ती है कॉन्सेप्ट सारे, तो आप कोई भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये है कैपेसिटर, नो करंट can flow through a capacitor. No current can flow through a capacitor when it is connected to a DC circuit. Yes, कैपेसिटर से कभी भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा जब वो एक डीसी सर्किट से कनेक्टेड होता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, it will keep on holding the potential difference या voltage. Yes, मतलब उसके पास एक प्रॉपर्टी है कि उसका पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकता है। सी फॉर एग्जांपल, कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल 200 वोल्ट्स था, करेक्ट, और देन इट गॉट, इसको बैटरी से हमने डिस्कनेक्ट किया और दूसरे कैपेसिटर को लगा दिया, हाँ कि नहीं। तो पोटेंशियल इसने अपना होल्ड करके रखा, इसका तो 0 ही था, तो टोटल पोटेंशियल हमने 200 ही लिया। इट कैनॉट गिव अप इट्स पोटेंशियल। अगर इसका पोटेंशियल ड्रॉप करवाना है तो इसको एक रेजिस्टर ही कर सकता है। वैसे और भी कुछ डिवाइसेस है जो कर सकते हैं, हमारे लिए रेजिस्टर। तो जब तक मैं इस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं लगाता, इसका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो सकता। और दूसरा, करंट इसमें से फ्लो नहीं करता। कैपेसिटर तो देखो आगे के चैप्टर में ना आरसी सर्किट्स वगैरह आएगा, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर दोनों का सर्किट। उसमें एक कभी अगर ऐसा क्वेश्चन है, दिस इज द बैटरी, है ना, एंड यहाँ एक रेजिस्टर लगा दिया, यहाँ एक रेजिस्टर, ओके, दिस इज द सर्किट, दिस इज द कैपेसिटर, दिस इज द बैटरी, these two are resistances. yes, तो बैटरी से करंट यहाँ निकलेगा, करंट इधर, करंट जाएगा इधर, ये ब्रांच में हम करंट को कंसीडर ही नहीं करेंगे। यस, क्यों, कब, कहां, कैसे, वो तब सिखाऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में इस चीज की जरूरत है तो इसको याद रखोगे। यस, इस चीज की जरूरत है इसलिए इसको याद रखो, फाइन, कि इसमें से करंट नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं, बहुत ज्यादा, यस, तो करंट पास होना चालू हो जाएगा ड्यू टू पार्शियल आयोनाइजेशन, है ना। और हम नहीं चाहते कि उसमें से करंट पास हो, सिर्फ चार्ज स्टोर करने का काम है उसका। भाई तू सिर्फ चार्ज स्टोर करके रख, है ना, वो चार्ज को यहां वहां पास मत कर, अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड, करेक्ट। तो अगर मैं बहुत एक्सेसिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर देता हूं तो इट माइट स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो वही दिया है, देखो यहां पे फिर से। द क्वेश्चन इज, इसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना है। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम करंट इलेक्ट्रिक फील्ड अ मटेरियल कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब क्या? विदाउट स्टार्टिंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू पार्शियल आयोनाइजेशन। फॉर सेफ्टी we should like the field never exceed say 10% of the dielectric strength। जितना भी उसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, कितना है, ये इतना डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, करेक्ट।
So electric field should not exceed 10% of the dielectric strength. What minimum area of the plates is required to have a capacitance of 50 picofarad? बहुत बड़ा ही क्वेश्चन है. देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूं, हमको कंस्ट्रक्ट करना है एक कैपेसिटर, यस, जिसका कैपेसिटेंस है 50 पिकोफैरेड. इतना कैपेसिटेंस होना चाहिए. इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाया गया है 1000 वोल्ट होना चाहिए. यस, ये भी गिवन है. और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है इसका? द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इज 10⁻⁷ volts per meter. यस, द डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब ही इलेक्ट्रिक फील्ड. यस, इतना है. लेकिन हम ये इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यूज, अच्छा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दे रखा है इसका 3, यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया. लेकिन वो बोल रहा है कि अगर मैं इतना डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा तो पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना. तो मैं इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं लगाऊंगा. यस, सेफ्टी लिमिट को ध्यान में रखना है हमको. एंड सेफ्टी लिमिट के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश इज ओनली 10% ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. हाँ कि नहीं? यस, तो 10% कितना होगा? 10/100 ऑफ 10⁻⁷. तो 10⁸ ये हो जाएगा 10⁶ वोल्ट पर मीटर. अगर मैं 10⁶ वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अप्लाई करता हूं, यस, तो ब्रेकडाउन नहीं होगा, मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा. तो 10⁷ वैल्यू नहीं लेना. यस, इतनी वैल्यू लेना, तब जाके ये इतना कैपेसिटेंस मुझे देगा. नहीं तो चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा, है ना. इसमें से चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज फ्लो हो जाएगा, वो नहीं चाहते हम. So I will apply only 10⁶ volt per meter of electric field. Clear है? Now capacitance. What is the formula of capacitance of a parallel plate capacitor? Epsilon naught EA/D, है ना. E नहीं, क्या है? Epsilon naught K होना चाहिए ना. Epsilon naught KA/D, राइट. तो पहले कैपेसिटेंस तो पता है हमको. सी, कैपेसिटेंस वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, के पता है, ए निकालने बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट रिक्वायर्ड. डी नहीं पता, करेक्ट. तो इसको मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी के बदले कैन आई राइट V/E. V/E, अरे E इज इक्वल टू V/D. हाँ कि नहीं? ये फॉर्मूला है हमारे पास. तो कैन आई राइट D डेल्टा V इज इक्वल टू EdR. यस, या ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. फाइन. तो E इज इक्वल टू V/D. तो D इज इक्वल टू V/E. V की वैल्यू पता है, E की भी वैल्यू पता है, एप्सिलॉन पता है, K पता है, A नहीं पता सिर्फ. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे. यस, सो if we simplify this we get C into V, yes, divided by E. और ये एप्सिलॉन नॉट और K इधर डिवाइड हो जाएंगे. एप्सिलॉन नॉट एंड K इज इक्वल टू एरिया. C की वैल्यू है 50 पिकोफैरेड. 50 इंटू 10⁻⁻12. V इज 1000 डिवाइडेड बाय E कितना लेना है? 10⁻⁶. 10⁻⁶ इंटू एप्सिलॉन नॉट, यस, 8.85 10⁻⁻12 और K की वैल्यू है 3, है ना. K की वैल्यू इज 3. डाल दो एंड प्लीज फाइंड आउट. यार ये निकाल लेना तुम लोग. इसका आंसर आएगा 1.9 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर. प्लीज, मैं ऑनलाइन सॉल्यूशंस पे सच में बिलीव नहीं करता हूँ, इसीलिए ये चेक कर लेना. मैंने ये आंसर कॉपी किया है, ठीक है ना. आंसर फाइनल ए की वैल्यू कॉपी कर दी है, तुम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेना. मैं सिर्फ आंसर देख रहा हूँ, मेथड नहीं. मेथड मेरा अपना रहेगा, यही रहेगा यार, और क्या रहेगा वहां पे भी. लेकिन आंसर क्योंकि मैं कॉपी कर रहा हूँ, तुम लोग चेक कर लेना. फाइन, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन.
डिस्क्राइब स्कीमेटिकली, स्कीमेटिकली मतलब ड्रॉ करके, डिस्क्राइब स्कीमेटिकली द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करस्पॉन्डिंग टू अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। इसको जेड डायरेक्शन ए बी सी डी कुछ है तो पहला डायग्राम बना रहा हूं। यस, नाउ अगेन एक और चीज, जस्ट टेलिंग यू, सिर्फ बता रहा हूं। इसका आंसर देखो, हाँ सॉल्यूशंस में ए का आंसर, इक्विडिस्टेंट प्लेन्स पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आई रीड अगेन, इक्विडिस्टेंट प्लेन्स पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। खत्म यार, बोला है डिस्क्राइब स्कीमेटिकली, तो शायद डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए बोलना चाहते हैं यार वो, तो ड्रॉ करो, ठीक है। सो प्लीज ध्यान दो यहाँ पे, आंसर सॉल्यूशन जेड डायरेक्शन को मैं ये डायरेक्शन कंसीडर करता हूं, चलेगा। सो देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, थोड़ा लंबा बनाएंगे। यस, अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस, अब देखो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाना है, ये तो सिखाते वक्त ही बनाया था यार मैंने, है ना। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहेगा, लुक एट दिस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, हाँ कि नहीं। यस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, हाँ कि नहीं। ऐसा, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा यहाँ पे, हाँ कि नहीं। ऐसा, यस, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3, हाँ कि नहीं। कौन बड़ा है, V1 is greater than V2 is greater than V3 because the potential goes on decreasing in the direction of E, correct। But this difference V1 minus V2 is same as this difference V2 minus V3, क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। So V1 minus V2 is equal to V2 minus V3, and the distance between the plates is D1 D2 and D1 is equal to D2। इसका मतलब क्या है, the distance between the plates is equal and the potential between the plates is also equal। potential difference between the plates is also equal। plates नहीं है, surfaces है ना। इस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। यस, इस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, इस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, और इनके बीच का ये जो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम रहेगा। यस, इफ अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन इज ड्रॉन। क्लियर है। So this is the solution for A part. B, अब देखो इधर क्या बोल रहा है, a constant field, sorry, a field that uniformly increases in magnitude but remains in the constant direction। डायरेक्शन कांस्टेंट है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, the magnitude is increasing uniformly। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब सॉरी डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में है, दिस इज जेड एक्सिस का डायरेक्शन लेट्स से। यस, तुम लोग ऐसे भी बना सकते हो यार जेड एक्सिस को, ठीक है, वो समझने में डिफिकल्टी होगी। बट द मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, है ना, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले केस में कांस्टेंट था, है ना, मतलब यहाँ E1 है लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, यहाँ पे है लेट्स से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है, यहाँ है लेट्स से E3 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और यहाँ है लेट्स से E4 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। देन E4 is greater than E3 is greater than E2 is greater than E1, ठीक है। अब बोला है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाओ, तो E1 पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा ऐसे, जिस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है,
फिर एक पोटेंशियल एक सरफेस यहाँ पे बनाता हूँ E2 पे, ठीक है। फिर ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा, है ना, और ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। क्लियर है? लेट्स से इसका पोटेंशियल है V1, इसका V2, इसका V3, इसका V4, करेक्ट। देन V1 माइनस V2 इज सेम एज V2 माइनस V3 इज सेम एज V4 माइनस मतलब V3 माइनस V4, करेक्ट है ना। ये इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम है, लेकिन द डिस्टेंसेस, ये D1, ये D2 और ये D3, यस, D1 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D3, ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? देखो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है ना, वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास में होते हैं। मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड, the surfaces, equipotential surfaces are closer, yes, जितने ये रहेगा उतना क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखने के लिए वो पास पास होती जा रही है प्लेट्स, है ना। अगर मैं बोलता कि यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस, अगर ये इंक्रीजेस के लिए हटा रहा हूं इसको, अगर मैं बोलता कि द पोटेंशियल इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, ठीक है, तो कैसा बनता फिगर तुम्हारा? बताओ फटाफट, ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो खुद से। ऐसा, ये यहां पर एक सरफेस बनाया, है ना, यहां पे बनाया पास में उसके, फिर थोड़ा दूर, फिर और भी ज्यादा दूर, हाँ कि नहीं? देखो, यहां पे है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां है E2, यहाँ है E3, यहाँ है E4, डिक्रीज होते जा रहा है। यहाँ E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3 इज ग्रेटर देन E4। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पे पास पास में है, दिस डिस्टेंस इज D1, दिस डिस्टेंस इज D2, ये है D3, करेक्ट। ये इसका पोटेंशियल V1, V2, V3, V4, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V4, हाँ कि नहीं? बट V1 minus V2 is equal to V2 minus V3 is equal to V3 minus V4, करेक्ट। लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। D1 पोटेंशियल, डिस्टेंस बढ़ गया लेकिन पोटेंशियल सेम, डिस्टेंस और बढ़ गया लेकिन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो ऐसा डायग्राम बनेगा भाई इसका, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग होता तो बोल रहा हूं मैं, है ना, हटाए इसको, ग्रेट। पार्ट सी, पार्ट सी सेज अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट द ओरिजिन, अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट द ओरिजिन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे। सो यहां देखो, यहां बनाएंगे, ओरिजिन है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है z एक्सिस, ये ओरिजिन है। यहां एक चार्ज रख दिया मैंने, अगर चार्ज, सपोज आई कीप अ चार्ज हियर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? ऐसा, बाहर की तरफ, हाँ कि नहीं? ये सब किया है हमने थ्योरी पार्ट में, सब करेक्ट। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे रहेंगे इसको? द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स लाइक दिस, हाँ कि नहीं? यस, ऐसे परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यस, यहां पे होगा पोटेंशियल V1, V2, V3, V4, करेक्ट। V1 is greater than V2 is greater than V3 is greater than V4. Along the field line the potential decreases, but V1 minus V2 is equal to V2 minus V3, बनाया है मैंने ऐसे, V3 minus V4, yes। लेकिन लुक एट द डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये है D1 लेट्स से, ये डिस्टेंस है लेट्स से D2, ये डिस्टेंस है लेट्स से D3। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना है, लेकिन उसके साथ साथ उनके डिस्टेंसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाते हैं पोटेंशियल रिड्यूस होते जाता है।
यस, सो दिस विल बी द डायग्राम. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे लिखना पड़ेगा, सर्कल नहीं स्फीयर्स. कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स जिनका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है. फाइन. और एक है कुछ तो, अ यूनिफॉर्म ग्रिड consisting of long equally spaced parallel charged wires in a plane. One second guys, a uniform grid consisting of long equally spaced parallel charged wires in a plane. यहां देखो इसका कैसा आएगा. One second. There are long wires kept in a plane. ये एक वायर, ये एक वायर, वायर है यार. अब मैं वायर को बहुत सारे एक साथ तो ड्रॉ नहीं कर सकता 3D में. इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है वो वायर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. यस, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर इनटू द स्क्रीन. ऐसे लॉन्ग वायर्स रखे हैं, कंडक्टिंग वायर्स. बोल रहा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ. तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बताओ. इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे. देखो इस वायर के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे आएंगे, हाँ कि नहीं. इसके अराउंड सर्कल सर्कल सर्कल, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ना. इसके अराउंड ऐसे आएंगे. इंटरसेक्ट नहीं हो सकती. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. यस, बहुत सारे बना. ठीक है. जैसे जैसे ये सर्कल्स बड़े होंगे या दूर जाएंगे, यस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे ऐसे बनते जाएंगे, हाँ कि नहीं. क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं हो सकते ना, तो सरफेसेस तो ऐसे बनते जाएगा. यस, सो ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंसेस पे, यस, दे विल बिकम प्लेन्स विच आर जस्ट मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर. यस, स्लोली स्लोली सी यहां पे सर्कल्स है ना. नियर द वायर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर लाइक सर्कल्स, लाइक ग्रिड है ना. द शेप विल ग्रेजुअली स्लोली बिकम प्लेन सरफेस. ये ऐसा हो गया है ना. एकदम प्लेन नहीं होगा, ऐसा प्लेन धीरे धीरे. ठीक है. बहुत दूर जाने के बाद भी ऐसा नहीं हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बट ऑलमोस्ट ऐसा. राइट. As you move away from the दूर जाएगा, करेक्ट. तो इट विल बिकम प्लेन सरफेसेस. और नियर ऐसा कुछ तो रहेगा करीब है ना. इन अदर वर्ड्स, थोड़ा अदर पर्सपेक्टिव अगर मैं इसका बताऊं, सो देखो ये वायर है, ये पॉइंट चार्ज है, ये एक वायर है, ये एक वायर है. ठीक है. यहां से ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं बनाऊं, यस, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ऐसे बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सी एक पॉइंट होगा ना तो ऐसे स्ट्रेट बाहर निकलेगी, हाँ कि हमने मैग्नेट्स पढ़ा है ना. मैग्नेट्स, दो मैग्नेट अगर मैं एक पास में रख दूं, करेक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे एक दूसरे से ऐसे दूर चली जाएगी इधर. यस और नो. तो यहां पर ना ऐसी होगी, ऐसी ऐसी ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी. करेक्ट. थोड़ा बड़ा और अच्छा बनाता हूं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. 2-3 पॉइंट्स लेता हूं यार सिर्फ. ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगी. तुम बोलोगे ऐसी क्यों, अरे आजू बाजू वाले इलेक्ट्रिक फील्ड्स का असर है वो, तो ऐसी जाएगी यहां पे. यस और नो. करेक्ट. हाउ विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन एट एवरी पॉइंट. हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को वो परपेंडिकुलर होता है. करेक्ट. तो इसको अगर मैं परपेंडिकुलर सरफेसेस बनाने जाऊं यहां पे, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ऐसे 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 सरफेसेस बनेंगे. और ऐसे ही नीचे भी ये ऐसे फील्ड लाइंस रहेगी इसकी. ये थोड़ी अच्छे से बनी है ऐसे. करेक्ट. तो इधर का भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा रहेगा. एट एवरी पॉइंट अगर मैं यहां बनाऊं ऐसे, तो देखो ये 90 डिग्री पे बनना चाहिए. करेक्ट. सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक.
है ना। तो लेकिन अब आंसर कैसे लिखोगे, डायग्राम तो बना दिया, तो आंसर तुमको लिखना रहेगा कि द शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल surface reaches, yes, reaches the shape of plane, reaches the shape of a plane parallel to the grid, parallel to the grid, yes, over large distance, over very large distance. What do you mean by grid? अरे ग्रिड ऑफ वायर्स रखा है बोला है ना उन्होंने, ये देखो ये वायर्स है ना, ग्रिड है वायर्स का, ऐसे ग्रिड, ग्रिड मतलब ग्रिड इज अ ग्रिड, बहुत सारे जब मैट्रिक्स फॉर्म में रखे होते हैं तो उसको ग्रिड बोलते हैं, है ना। तो इसको ऐसे पैरेलल हो जाएगा वो, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट एट लार्ज डिस्टेंसेस। क्लियर है ना। क्वेश्चन देख लो एक बार वापस। अ यूनिफॉर्म ग्रिड, ये क्या हो गया, a uniform grid consisting of long equally spaced parallel charged wires in a plane। तो ऐसे वायर्स रखे हुए हैं into the plane of paper, yes, ये ग्रिड को ऐसा पैरेलल हो जाएगा, एक लाइन है ना ग्रिड का, तो धीरे 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 इसको पैरेलल होने लगेगा, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा। yes, let's move on to the next question, question number 35। Question 35, a Van de Graaff type generator, a spherical metal shell is to be this electrode, बताता हूँ क्या है। The dielectric strength of the gas surrounding the electrode is this much, okay। What is the minimum radius of the spherical shell required? यहाँ देखो क्या लिखा है, you will learn from this exercise why one cannot build an electrostatic generator using a very small shell which requires a small charge to acquire a high potential। यार वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है पहले ये समझ लो। कभी देखा है मूवी में, टीवी में, ऐसा एक बहुत बड़ा बॉल होता है, यस, ऐसा एक बॉल होता है और उसके नीचे एक स्टैंड लगा होता है, करेक्ट। इसको टच करो, मेटल का बॉल होता है, मेटल, यस, इसको टच करो तो ऐसे कार्टून में वगैरह दिखाते हैं, ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं, यस और नो, देखा है क्या कभी। यस, इन दिस बुक ऑल्सो देयर इज अ पार्ट ऑन इट। उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है देखो। दिस इज अ वैन डी ग्राफ जनरेटर। सो बिफोर वी स्टडी दिस और अंडरस्टैंड दिस, क्या हो रहा है मॉल में व्हेन यू गो थ्रू एन एलिवेटर, एलिवेटर के ऊपर से जाते हो, यस, उसके ऊपर अपना हाथ रखा हुआ होता है तो फ्रिक्शन होता है। कभी ऐसा हुआ है कि एलिवेटर से यू गॉट डाउन और किसी इंसान को टच हुआ और शॉक लगा हो। एलिवेटर, एस्केलेटर, जो भी बोलते हो उसको, एस्केलेटर होता है ना मॉल्स में, करेक्ट। उसके ऊपर हाथ रखते हो तो हाथ का फ्रिक्शन होता है, यस, द हैंडल वेयर यू कीप योर हैंड, वहां भी फ्रिक्शन होता है, ब्लैक कलर का रबर का बेल्ट होता है काइंड ऑफ, एंड व्हेन यू गेट आउट ऑफ इट, किसी को टच किया तो शॉक लगाओ। आई डोंट नो, मुझे तो बड़ा एक्सपीरियंस है। द सेम प्रिंसिपल वर्क्स हियर, स्टैटिक चार्ज। और क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ रहे है ना, देखो ये है एक मेटल स्पीयर ये वाला एक मेटल स्पीयर है बड़ा, और उसके अंदर एक कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर होता है ना, कन्वेयर, यस, मोटर ड्रिवन पुली, बेसिकली कन्वेयर। वो एयरपोर्ट पे जाते हो तो कन्वेयर पे कैसे सूटकेस जाता है हमारा राउंड राउंड, वैसा एक बेल्ट है। और ये बेल्ट इस पुली के ऊपर गोल गोल घूम रहा है कंटिन्यू, देखो ये ऊपर नीचे है ना, तो ऐसे गोल ये बेल्ट घूम रहा है कंटिन्यू इसके अंदर, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, यस। और फ्रिक्शन की वजह से सी मेटल ब्रश डिलीवरिंग चार्ज, यहां लिखा है मेटल ब्रश डिलीवरिंग चार्ज फ्रॉम सोर्स, ठीक है। ग्राउंडेड बेस, यहां पर एक बेस है जिसको ग्राउंड कर दिया है हमने, ग्राउंडेड, करेक्ट। मोटर ड्रिवन पुली, राइट। इंसुलेटिंग सपोर्ट कॉलम, तो ये इंसुलेटर है सिर्फ यहां पे, एंड इंसुलेटिंग बेल्ट टू कैरी एंड डिलीवर चार्ज,
यस, ये चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है बेल्ट के ऊपर, और ये चार्ज यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है इस मेटल स्फीयर पे। मेटल ब्रश, ये देखो यहाँ मेटल ब्रश है, करेक्ट, दिस इज अ मेटल ब्रश। यहाँ से ये चार्ज इस स्फीयर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर अब आकर के तुम इस स्फीयर को टच करते हो, सी यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होके बैठा है, करेक्ट। नाउ इट इज वेटिंग टू फ्लो समवेयर, कि मुझे कहीं तो फ्लो होना है, करेक्ट। तो ये तुम्हारे अंदर फ्लो हो जाएगा, तुमको शॉक बैठेगा अच्छा खासा, है ना, और बाल खड़े हो जाते हैं ऐसे। देखना कभी वैन डी ग्राफ जनरेटर का एक्सपेरिमेंट्स या गेम्स होते हैं ऐसे, उसको टच करो, म्यूजियम्स में भी होता है, तुम जाके उसको टच करो ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं सारे। बहुत ज्यादा शॉक नहीं बैठेगा, बट अच्छा खासा स्टैटिक शॉक, स्टैटिक चार्ज है वो, तो स्टैटिक शॉक बैठेगा, है ना। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्सरसाइज में, लेट्स क्विकली गो टू द क्वेश्चन, एकदम बॉटम में है। ओके, हियर वी आर, क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा था, 5। ओके, सी अ वैन डी ग्राफ टाइप जनरेटर, a spherical metal shell is to be this much volt electrode। तो वोल्टेज प्रोड्यूस करना है उसके अराउंड, the voltage of the electrode needs to be this much, 15 into 10 raised to 6 volt, correct। the dielectric strength of the gas surrounding the electrode is this much। dielectric strength मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यहाँ पे, है ना। देखो कितना पोटेंशियल चाहिए हमको, हमको वहां उसके ऊपर पोटेंशियल चाहिए 15 into 10 raised to 6 volt। yes, the dielectric strength of the gas surrounding it is 5 into 10 raised to 7 volt per meter। dielectric strength मतलब अभी अभी हमने पढ़ा E होता है, yes, and ये वो E है, ये वो E है, yes, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए या ब्रेकडाउन हो जाएगा, रादर ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, मैं समझा रहा हूं, डोंट वरी। पहले ये देखो, व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल रिक्वायर्ड। तो रेडियस कितना लगेगा इस पर्टिकुलर स्फेरिकल शेल का, ये बनाना है ना हमको, ऐसा स्फीयर बनाना है स्फेरिकल शेल, तो उसका रेडियस कितना चाहिए होगा। सो फॉर अ स्फेरिकल शेल वी नो दैट E is equal to V by R, है ना। तो R कितना हो जाएगा, R is equal to V upon E। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज और निकाल लो, 15 into 10 raised to 6 is the value of V, और ये आएगा 5 into 10 raised to 7 which is equal to 5 3s और ये 10 raised to -1 मतलब 0.3 मीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बस इन्होंने इतना ही बोला था फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन कुछ चीजें समझो अभी। यस, द रेडियस ऑफ द शेल टू नॉट प्रोड्यूस एनी ब्रेकडाउन इज 30 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम ऑफ 30 सेंटीमीटर का मुझे इसका रेडियस लेना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर का, टू प्रोड्यूस दिस मच ऑफ वोल्ट। क्लियर है? यस। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्ट्रेंथ दैट इज टेकन एज 10%, हाँ कि नहीं, 10% ऑफ दिस वैल्यू लिया जाता है। अच्छा, यहां देखो, यू विल लर्न फ्रॉम दिस एक्सरसाइज व्हाई वन कैनॉट बिल्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर यूजिंग अ वेरी स्मॉल शेल which requires a small charge to acquire a high potential। So we cannot build a spherical shell or Van de Graaff generator of a very small radius। yes, very small shell, बहुत छोटे शेल का मैं नहीं बना सकता हूँ वैन डी ग्राफ जनरेटर। क्यों? मतलब एक छोटा सा ये which will have a very high voltage जिसपे हो ऐसा जनरेटर हम नहीं बना सकते, क्योंकि 30 सेंटीमीटर से थोड़ा भी अगर बढ़ा जाता है, yes, the radius of the shell to not produce breakdown is 30 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम 30 सेंटीमीटर चाहिए। 30 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा जाएगा, छोटा जाएगा बेसिकली, थोड़ा छोटा जाएगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा।
है ना। सो मिनिमम 30 सेंटीमीटर का मुझे बनाना पड़ेगा। 30 सेंटीमीटर काफी बड़ा है। 30 सेंटीमीटर स्केल से देखो, 30 सेंटीमीटर का रेडियस, यस 30 सेंटीमीटर का रेडियस। उससे छोटा अगर मैं बनाना चाहूँ, हमारा बॉल होता है ना, बॉल, क्रिकेट बॉल, यस क्रिकेट बॉल के शेप का वैन डी ग्राफ जनरेटर नहीं बना सकता मैं। क्यों? क्योंकि यार देखो, इतना वोल्टेज अगर चाहिए तो मुझे मिनिमम 30 सेंटीमीटर का रेडियस चाहिए होगा। यस इन्होंने बोला है वी कैन नॉट बिल्ड अ वेरी स्मॉल शेल। वेरी स्मॉल मतलब काफी छोटा। टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, ये साइज का वैन डी ग्राफ जनरेटर नहीं होता, है ना। मिनिमम 30 सेंटीमीटर का वैन डी ग्राफ जनरेटर मुझे चाहिए होगा। 30 सेंटीमीटर इज क्वाइट बिग। रेडियस 60 सेंटीमीटर, डायमीटर 60 सेंटीमीटर। तुम्हारा जो स्केल होता है ना छोटा, जो तुम स्कूल में यूज करते थे, छोटा स्केल, दैट वाज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, है ना। तो 15 30 सेंटीमीटर मतलब इतना बड़ा सर्कल। ये देखो इसका रेडियस होगा 15 सेंटीमीटर, है ना। इसको हटा रहा हूं मैं, दिस इज द आंसर। वैसे इसको हटा रहा। ये जो सर्कल इतना बड़ा स्क्रीन पे बना है ना पूरा, यस इसका ये होगा 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो 30 सेंटीमीटर मतलब इसका 3 टाइम्स। तो मिनिमम 30 सेंटीमीटर रेडियस का मुझे वैन डी ग्राफ जनरेटर बनाना पड़ेगा अगर तुमको इतना वोल्टेज चाहिए तो। दिस इज क्वाइट ह्यूज वोल्टेज, अच्छा खासा बड़ा वोल्टेज है ना। सो यू कैन नॉट बिल्ड अ वैन डी ग्राफ जनरेटर, यस, with electrostatic which has a very small shell का size, yes, and high potential small size not possible। ठीक है, you need a very large size, minimum of 30 सेंटीमीटर का साइज तुमको चाहिए होगा। क्लियर है? फाइन, एंड दैट्स द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, a small sphere of radius r1 and charge q1 is enclosed by a spherical shell of radius r2 and charge q2। okay, यहाँ बना रहो। a small sphere, yes, of radius r1 and charge q1 is enclosed by a shell, yes, of radius r2, okay, and charge q2 so that if q1 is positive, अच्छा तो ये q1 को पॉजिटिव बना दिया, so that if q1 is positive the charge will always flow from sphere to the shell when the two are connected by wire। मतलब ये शेल, स्पीयर और शेल को वायर से कनेक्ट कर दो। अगर मैं इसको वायर से कनेक्ट करूंगा तो बोल रहा है प्रूव दैट द चार्ज विल ऑलवेज फ्लो लाइक दिस फ्रॉम q1 टू q2 no matter what q2 is। मतलब ये q2 कितना भी हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, चार्ज हमेशा q1 से q2 के पास जाएगा। what do we know about flow of charge? charge always flows, charge flows from high potential to low potential, yes, ये चीज हमको पता है। करेक्ट। अब ऐसा एक क्वेश्चन हमने कल किया था और वैसा ही हम सेम सिमिलर क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इनर शेल, इनर स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा। सो लेट्स कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑन द इनर शेल। पोटेंशियल ऑन द इनर शेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्यू टू दिस शेल, यस, kq2 by r2 radius plus the potential due to its own charge kq1, ये q2, kq1 by r1, हाँ कि नहीं? This is the potential of the inner sphere। I am erasing the diagram। What is the potential of the outer sphere? It will be the charge due to the charge on itself kq2 by r2, खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, प्लस kq1 अपॉन r2 अगेन, अंदर वाले स्फीयर की वजह से चार्ज, लेकिन रेडियस तो r2 का ही लेना पड़ेगा ना, हाँ कि नहीं? सेंटर से चार्ज अज्यूम किया है, करेक्ट। सब्ट्रैक्ट करो v इनर माइनस v आउटर,
ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो क्या होगा देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद k q2 by r2, यस, और k q2 by r2 ये कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। बचेगा क्या, k q1 by r1 माइनस k q1 by r2, k into q1 कॉमन, 1 upon r1 minus 1 upon r2, correct। now we know that r2 is greater than r1 r2 is greater than r1, so 1 upon r1 will be greater than 1 upon r2, हाँ कि नहीं, yes, so this value is always going to be positive, yes, k तो पॉजिटिव है ही है, q1 भी पॉजिटिव है ही है, और ये चीज भी पॉजिटिव ही रहेगी। ये हमने ऐसा क्वेश्चन ऑल इन वन से किया था थियरी करते वक्त, यस। वंस अगेन समझ लो, R2 इज ग्रेटर देन R1, है ना, सो 1 अपॉन R2 विल बी स्मॉलर देन 1 अपॉन R1, यस, इसी के ऊपर लिख रहा हूं यार अभी, फाइन। सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, यस, आई होप नोट डाउन किया है ये सब। Therefore, V inner minus V outer is equal to K into Q1 upon, ये क्या था, 1 upon R1 minus 1 upon R2. So V inner minus V outer is always a positive value. Positive value है मतलब V inner is greater than V outer always. देखो चार्ज पे तो कुछ डिपेंड कर ही नहीं रहा है, Q2 पे तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, यस, डिपेंड करता है इन रेडियस पे, क्योंकि चार्ज Q1 तो पॉजिटिव ही है, गिवन है Q1 इज पॉजिटिव, तो उसका कोई टेंशन नहीं। K का वैल्यू हमको पता है, ये भी पॉजिटिव है, यस, तो Vi माइनस Vo पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करेगा R1 और R2 के वैल्यूज पे, तो R2 बड़ा है, यस, R2 इज ग्रेटर देन R1, तो 1 अपॉन R2 विल बी स्मॉलर देन 1 अपॉन R1, मतलब 1 अपॉन R1 बड़ा है, तो बड़े से छोटा गया, पॉजिटिव नंबर बचेगा। सो V inner is always greater, therefore the charge will always flow from inner to outer sphere no matter what the charge Q2 is. क्लियर है, यस, सो ये पूरा ऐसे सॉल्व करके दिखा के लिखना पड़ेगा। डन, चलो, फाइनली chapter is about to end. See the question. Answer the following. The top of atmosphere is about 400 kilovolt with respect to the surface of the earth, corresponding to an electric field that decreases with altitude. Okay. Near the surface of the earth, the field is about 100 volt per meter. ठीक है, अब देखो ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, है ना, और एट अ हाइट ऑफ अबाउट ऑन द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे द पोटेंशियल इज 400 किलोवोल्ट, 400 किलोवोल्ट, फाइन, एंड और क्या दिया है देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड, yes, corresponding to an electric field that decreases with altitude. altitude के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर अर्थ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, फाइन। नियर द सरफेस द फील्ड इज अबाउट 100 वोल्ट पर मीटर, यहाँ पर है 100 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड। देन व्हाई डू वी नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक एज वी स्टेप आउट ऑफ आवर हाउस into the open। यहाँ पे हमारा घर है, इधर ही है ना घर, अर्थ के ऊपर, जब तुम अंदर हो तब तो शॉक लगने का चांस ही नहीं है, सेफ हो। Why? Because okay, assume the house to be a steel cage, इसलिए so there is no field inside, अंदर तो फील्ड है ही नहीं। This is called as electrostatic shielding में इलेक्ट्रिक शील्डिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये मेटल है, यस, मेटल के ऊपर चार्ज रहेगा लेकिन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है क्या, यस। तो
ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे है मेरा घर, प्यारा सा होम स्वीट होम। इसके अंदर जब तुम बैठे हो, ये मेटल का बना है, मेटल का केज है, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अभी अभी सीखा था थोड़े टाइम पहले, इफ ग्राफ बनाया था, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। यहाँ पे पोटेंशियल है 100, इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ऊपर द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इज 400 किलो वोल्ट। अब बोल रहे हैं कि जब तुम घर से बाहर आ रहे हो तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, फ्रॉम हियर टू हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, यस, द पोटेंशियल शुड आल्सो डिक्रीज अकॉर्डिंगली। पोटेंशियल भी चेंज होगा कि नहीं होगा? तो अगर पोटेंशियल चेंज होगा देन यू शुड गेट अ शॉक। बट बोल रहे हैं कि हमको तो शॉक लगता नहीं है। सो व्हाट इज द रीजन कि हमको शॉक नहीं लगता? द रीजन दैट वी डोंट गेट अ शॉक इज, यार जब तुम यहाँ आके खड़े होते हो, लुक एट दीज टू पॉइंट्स, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, कितनी होगी तुम्हारी हाइट? 6 फीट, ज्यादा से ज्यादा 6 फीट, 6 फीट से ज्यादा तो हाइट नहीं रहने वाली है, यस और नो? यस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 200 वोल्ट या 240 वोल्ट ले लो, है ना, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? 240 वोल्ट ही रहेगा, यस और नो? तुम्हारे हाइट पे, इतने हाइट पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने वाला है। सो एज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तुमको शॉक नहीं लगेगा। करंट फ्लो नहीं होगा ना, करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए करंट फ्लो होने के लिए। तो घर के अंदर शॉक नहीं लगता है, उसका रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यस, एक टर्म यूज है, टर्म को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो शॉक नहीं लगेगा। घर से बाहर आए तो 2 पॉइंट यहाँ और यहाँ, अर्थ के ऊपर, द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस इज एट सेम पोटेंशियल, दैट्स व्हाई यू डोंट गेट अ शॉक। समझा? ऑलमोस्ट सेम पोटेंशियल, फाइन। अभी देखो, अ मैन फिक्सेस आउटसाइड हिज हाउस वन इवनिंग a 2-meter high insulating slab carrying on its top a large aluminum sheet of this। ये है, ये इसका घर है, यस। और आउटसाइड द हाउस वो एक 2 मीटर लंबा पोल रखता है, और पोल के ऊपर एक एल्यूमिनियम शीट लगता है, एल्यूमिनियम शीट, यस। विल ही गेट, अच्छा, जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, will he get an electric shock if he touches the metal sheet next morning? yes, पक्का शॉक बैठेगा हीरो को। क्यों? कहां से आया ये शॉक? सी, जब ये मेटल प्लेट रखी है पूरी रात में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रात में देयर आर चार्जेस इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में चार्जेस है, ये चार्जेस इसके ऊपर आकर के बैठ जाएंगे और एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यस। और ये 2 मीटर हाई है, 2 मीटर हाई, और चार्जेस इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। व्हेन चार्जेस गेट एक्यूमुलेटेड, इस पे कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा जो तुम्हारे पोटेंशियल से अलग होगा, है ना। तुम आके इसको टच करोगे तो ये चार्जेस तुम्हारे अंदर फ्लो हो जाएंगे, यस और नो? सो यू विल डेफिनेटली गेट अ शॉक, यस, ड्यू टू द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द बॉडी। ये बॉडी के अंदर से करंट ग्राउंड में चला जाएगा, करेक्ट? सो पाथ मिलेगा उसको, एंड देयरफॉर यू विल डेफिनेटली गेट अ शॉक इन द मॉर्निंग, यस। नेक्स्ट, द डिस्चार्जिंग करंट इन द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू स्मॉल कंडक्टिविटी ऑफ एयर known to be this much A on the average over the globe। बताता हूँ, why then does the atmosphere not discharge itself completely in due course and become electrically neutral? In other words, what keeps the atmosphere charged? Concept है, ठीक है, समझो उसको। Look at the end here, hint, ये समझो तो सब समझ जाएगा।
The earth has an electric field of about 100 voltmeter at its surface. ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे there is a electric field of 100 volt per meter. Yes, at its surface in the downward direction corresponding to the surface charge density of this much. तो द सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब यहाँ पे अर्थ का कुछ चार्ज रहेगा, अर्थ के अंदर बहुत इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत है ना, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो माइनस दिया है, माइनस, बिकॉज अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्थ इज अ पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो -10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर. Yes, due to slight conductivity of the atmosphere up to about 50 kilometer, about 1800 coulomb is pumped every second into the earth as a whole. अब देखो ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पॉजिटिव चार्जेस है, लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर देयर, एंड एयर इज अ कंडक्टर, स्लाइट कंडक्टिविटी ऑफ द एटमॉस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर, यहां से ऊपर के 50 किलोमीटर तक. यस, ड्यू टू कंडक्टिविटी द चार्ज फ्लोज इनटू द अर्थ, अर्थ के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है. कितना चार्ज? 1800 कूलम ऑफ चार्ज इज पंप्ड एवरी सेकेंड इनटू द अर्थ एज अ होल. द अर्थ हाउएवर डज नॉट गेट डिस्चार्ज since thunderstorms and lightning occurring continuously all over the globe plump an equal amount of negative charge on the earth. Yes, see, पार्ट सी का आंसर ऑलरेडी दे दिया यहाँ पे, राइट, बट मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ उसको. देखो अर्थ के अंदर नेगेटिव चार्ज है बहुत सारा, एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारा, तो वो बोल रहे हैं कि ये सारा 1800 कूलम इज पंप्ड इनटू द अर्थ एज अ होल, करेक्ट. तो फिर ये तो पूरा नलिफाई हो जाना चाहिए, न्यूट्रल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं. क्यों? दैट इज बिकॉज ये यहाँ पे क्लाउड्स है और भी बहुत सारे. यस, क्लाउड्स के बीच में कंटिन्यूअस फ्रिक्शन चालू रहता है. लाइटनिंग कैसे होता है पता है ना, आई होप यू नो. तो लाइटनिंग जब होता है उसके पहले बहुत सारा यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रखा है, यस, क्लाउड्स के अंदर. और ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग देयर इज अ कंटिन्यूअस थ्रो ऑफ चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर आल्सो. यस, तो पार्ट सी का जो आंसर है वही बोल रहा है, the discharging current in the atmosphere due to small conductivity is this much ampere average on the globe. Why does the atmosphere not discharge itself completely then? Charged है और अर्थ के अंदर वो चार्जेस फेंक रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो फिर डिस्चार्ज क्यों नहीं हो जाता, ये क्वेश्चन है. तो आंसर हम लिखेंगे ड्यू टू थंडरस्टॉर्म्स and lightning. Due to thunderstorm and lightning, charge also flows, yes, into earth or to earth, which keeps the atmosphere charged always, which always keeps the atmosphere charged, है ना. In fact ये लिख देना है, does not get discharged since thunderstorms and lightning occurring continuously over the globe plump an equal amount of negative charge on the earth. अर्थ के ऊपर उतना अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज फिर से डालते जाता है, करेक्ट. तो बेसिकली इन शॉर्ट यहाँ नेगेटिव चार्ज था ऑलरेडी, करेक्ट. एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव चार्ज है, यस, ये पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली अर्थ में जाते रहता है, यस, एट द रेट ऑफ 1800 कूलम चार्ज. यस, तो फिर ये न्यूट्रल हो जाना चाहिए. यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस थे, अब इतने पॉजिटिव चार्जेस आ गए, यस और नो. ये एटमॉस्फेरिक चार्जेस हैं, एटमॉस्फेरिक, तो ये सारा न्यूट्रल हो जाना चाहिए, बट नहीं होता. क्यों? क्योंकि थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग उतना ही अमाउंट का चार्ज वापस से उसमें डाल देता है. तो जो न्यूट्रल नलिफाइंग इफेक्ट था वो वापस चला गया, अब यहाँ पे वापस नेगेटिव चार्जेस हो गया. यस, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ग्लोब पे 1000 प्लेसेस ऐसे होंगे जहां पे लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म्स ऑलरेडी चल रहा होगा इस टाइम पे. यस, सो दैट इज द आंसर.
Now, what are the forms of energy into which the electrical energy of the atmosphere is dissipated during a lightning? Heat, light, sound. Yes? What are the forms of energy into which electrical energy of the atmosphere is dissipated? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एटमॉस्फेयर में वो लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के फॉर्म में बाहर आती है ना, विच इज नथिंग बट हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी. यस, एंड दैट इज द एंड ऑफ NCERT. गाइज, आई माइट स्टार्ट नेक्स्ट विद द इमीडिएट नेक्स्ट चैप्टर, और इसका NCERT एग्जाम्पलर हम एज अ पार्ट ऑफ रिवीजन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स करेंगे. 1-2 महीने बाद जब हम ये चैप्टर रिवाइज करेंगे तो हमारे पास कुछ चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो ये करेंगे. HC वर्मा के तुम्हारे कुछ डाउट्स रहेंगे वो सब करेंगे. फाइन, चलो दैट्स इट. सी यू गाइस, टेक केयर, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स. ऑल द बेस्ट, बाय.